स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में बिगड़ेगा मौसम, बरसेगी बारिश, चलेगी आंधी और गिरेगी बिजली। दरअसल बात यह है कि बिहार में मौसम बड़े बदलाव की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटे में कई इलाकों में तेज आंधी, गरज चमक, बिजली गिरने और फिर बारिश की संभावना जताई है, जो कुछ स्थानों पर हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं पर बिहार में आज से 13 जून के बीच कई जिलों में बारिश, आंधी और फिर वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की सलाह दी है। किसानों और फिर यात्रियों को भी मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है। बिना कमाई के करोड़पति कैसे हो गए निषाद कुमार, नीतीश कुमार के बेटे? आरजेडी की ओर से पूछा गया तीखा सवाल। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में उस समय नया विवाद खड़ा हो गया जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निषाद कुमार की संपत्ति को लेकर के आरजेडी ने सवाल उठा दिए। जब पार्टी ने पूछा है कि बिना किसी ज्ञात नौकरी या व्यवसाय के निषाद करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक कैसे बने। नामांकन के दौरान दिए गए हल्फनामे के अनुसार निषाद कुमार के पास लगभग 4 करोड़ 63 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई है, जिसमें चल और फिर अचल दोनों संपत्तियां शामिल है। उनके पास 2 वाहन है, जबकि सोने चांदी के आभूषण भी नहीं बताए गए हैं। वहीं पर आरजेडी ने इस मुद्दे पर राजनीतिक सवाल उठाते हुए संपत्ति के स्रोत की जानकारी मांगी है। वहीं पर जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि सभी जानकारियां चुनावी हल्फनामे में नियमों के अनुसार दी गई है। ये मामला अब बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री पद की दौड़ तेज, तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में आगामी चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है और मुख्यमंत्री पद को लेकर के चर्चाएं जोर पकड़ रही है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को यह स्पष्ट बताया जाना चाहिए कि चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। उन्होंने इसे पारदर्शिता और फिर जवाबदेही से जुड़ा मुद्दा बताया है। राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा हो रही है, जिससे ये संकेत मिलता है कि सत्ता पक्ष के भीतर भी नेतृत्व को लेकर के मंथन जारी है। दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि जनता के बीच भ्रम और फिर सवाल पैदा किए जा सकें। इससे राज्य में चुनावी माहौल और गर्म होता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जनता अब केवल चेहरे नहीं बल्कि काम और फिर मुद्दों पर वोट करेंगी। उन्होंने रोजगार, महंगाई और फिर विकास जैसे विषयों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि इन मुद्दों पर जवाब देना ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री पद को लेकर के बढ़ती बहस ने बिहार की राजनीति को और तेज और दिलचस्प बना दिया है। लालू यादव की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर इस नेता ने कह दी बड़ी बात। दरअसल बात यही कि लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में कटौती को लेकर के बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आरजेडी नेताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े विपक्षी नेताओं की सुरक्षा कम करना सही संदेश नहीं होता है। आरजेडी नेताओं का दावा है कि इससे बिहार की राजनीति और फिर प्रशासन की छवि पर असर पड़ सकता है। हाल ही में बिहार सरकार ने लालू प्रसाद यादव और फिर राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया था। इसके बाद आरजेडी नेताओं और फिर परिवार के सदस्यों ने इस कदम का विरोध किया और इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है। विपक्ष का कहना है कि सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होना चाहिए, जबकि सरकार का पक्ष है कि VIP सुरक्षा की समीक्षा तय प्रक्रिया के तहत की गई है। इस विवाद के कारण बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सुरक्षा और फिर राजनीतिक टकराव का मुद्दा चर्चा में आ गया है। कंटीजेंसी फंड से 3662 करोड़ रुपए निकाले, नौसिखिया CM सम्राट चौधरी। तेजस्वी यादव ने पूछा, क्या बिहार दिवालिया होने की कगार पर? दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में उस समय नया विवाद खड़ा हो गया जब तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने कंटीजेंसी फंड से यानी कि आकस्मिक फंड से 3662 करोड़ रुपए निकाले हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसे नियमित खर्चों के लिए भी आकस्मिक निधि का सहारा लेना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि कई ठेकेदारों का भुगतान लंबे समय से लंबित है और सरकार आर्थिक दबाव में दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी पूछा है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी है कि कंटीजेंसी फंड से इतनी बड़ी राशि निकालनी पड़ी है। हालांकि केवल फंड से राशि निकाले जाने भर से किसी राज्य के दिवालिया होने का निष्कर्ष नहीं निकला जा सकता है। कंटीजेंसी फंड का उपयोग सामान्यतः आकस्मिक या फिर तत्काल वित्तीय जरूरतों के लिए किया जाता है, जिसके लिए पहले से बजटीय प्रावधान न हो।
क्या आपने किया आवेदन? बिहार सरकार की इन 5 योजनाओं से महिलाओं को मिल रहा है बम्पर पैसा। दरअसल बात है कि बिहार सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें जीविका समूह के माध्यम से स्वरोजगार महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता, विधवा पेंशन, कन्या उत्थान योजना और फिर स्वयं सहायता समूह को सस्ती दर पर ऋण जैसी योजनाएं शामिल है। इनका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय बढ़ाना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत छात्रों को पढ़ाई और फिर उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से विधवा, वृद्ध और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने वित्तीय मदद मिल रही है। हाल ही में पेंशन राशि 1100 रुपये तक पहुंच गई है। इसके अलावा जीविका और फिर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लाखों महिलाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और फिर बैंक ऋण की सुविधा मिल रही है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। मरीजों को नजदीकी अस्पताल में मिलेगा गुणवत्तापूर्ण इलाज, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बयान। दरअसल बात है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि बिहार के लोगों को उनके नजदीकी अस्पताल में ही बेहतर और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी सिविल सर्जनों और फिर स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पतालों में समयबद्ध उपचार, दवाओं की उपलब्धता और फिर मरीजों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने, डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ाने और फिर मरीजों को बिना उचित जांच के अनावश्यक रूप से रेफर करने पर जोर दिया है। साथ ही खराब उपकरणों की मरम्मत और फिर स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को इलाज के लिए दूर दराज के बड़े शहरों में न जाना पड़े और जिला और फिर अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। इससे मरीजों का समय और फिर खर्च दोनों बचेंगे। खान सर केस में पटना हाईकोर्ट सख्त, बिहार सरकार से मांगा जवाब, गिरफ्तारी पर लगी रोक। दरअसल बात है कि पटना हाईकोर्ट ने चर्चित खान सर मामले में बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा है कि खान सर के खिलाफ दर्ज केस में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने खान सर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई तक कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाए। इस आदेश के बाद खान सर को अस्थायी राहत मिली है। अब बिहार सरकार को कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई में सरकार के जवाब और फिर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। जापान के बाद नेपाल में भारत के आम बैन क्यों? जो हम खाते हैं विदेश में छू भी नहीं रहे हैं, आखिर माजरा है क्या? दरअसल बात है कि भारत के आम स्वाद और गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन कुछ देशों ने हाल के वर्षों में भारतीय आमों के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध या फिर कड़ी जांच लागू की है। जहां इसकी मुख्य वजह फलों में कीटों की मौजूदगी, क्वारंटीन नियमों का पालन न होना और फिर खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी चिंताएं बताई जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल ने भारतीय आमों की कुछ खेमों पर जांच बढ़ा दी है। इससे पहले जापान में भी भारतीय आमों पर रोक लगा दी है, जहां सख्त नियम लागू कर चुका है। इन देशों का कहना है कि आयातित फलों को उनकी कृषि और फिर खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारतीय आमों की गुणवत्ता पर सवाल नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और फिर जैव सुरक्षा नियमों का मामला है। यदि निर्यातक सभी मानकों का पालन करे तो फिर भारतीय आमों के लिए विदेश बाजारों में मांग बनी रह सकती है। ममता बनर्जी को अब तक का सबसे बड़ा झटका, बागियों की लिस्ट में सयानी घोष भी शामिल। काबा मदीना सॉन्ग से बीजेपी पर बोला था हमला। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब टीएमसी के भीतर असंतोष और बगावत की खबरें सामने आई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पार्टी के कुछ नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी जताई है, जिससे राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। खबर में अभिनेत्री से नेता बनी सयानी घोष का भी जिक्र है। यह सयानी घोष पहले अपने राजनीतिक बयानों और फिर भाजपा प्रति के हमलों को लेकर के चर्चा में रही है। हालांकि उन्होंने रुख को लेकर के अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिनकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल में दलों के भीतर मतभेद और नेतृत्व को लेकर के सवाल उठना आम बात है। वहीं पर टीएमसी की ओर से पार्टी को एकजुट बताते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर पार्टी का आधिकारिक रुख और स्पष्ट हो सकता है। एक युवक ने की 3 शादी, पैदा किए 8 बच्चे, पर तीनों बीवियां एक दूसरे से रही अनजान।
छपरा के मशरक की अजीबोगरीब कहानी। दरअसल बात यह है कि बिहार के छपरा जिला के मशरक क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक ने अलग अलग समय पर 3 शादियां की और तीनों पत्नियों से उसके कुल 8 बच्चे भी हुए। हैरानी की बात यह रही है कि लंबे समय तक तीनों महिलाओं को एक दूसरे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मामला तब सामने आया जब किसी कारण से परिवारों के बीच संपर्क हुआ और फिर युवक की सच्चाई उजागर हो गई। इसके बाद तीनों परिवारों में हंगामा मच गया और फिर स्थानीय स्तर पर यह घटना चर्चा का विषय बन गई है। खबर सामने आने के बाद लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि युवक कितने वर्षों तक अपनी तीनों शादियों को अलग अलग रख करके कैसे चला रहा था। फिलहाल मामला इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और फिर लोग इसे बेहद अनोखे घटना के रूप में देख रहे हैं। मिडिल क्लास को बड़ा झटका, एलपीजी की खपत में भारी कटौती, ईंधन खपत 6.5% गिरी। अब सरकार ने भी बदले नियम। दरअसल बात यह है कि देश में एलपीजी यानी कि रसोई गैस की खपत में हाल के महीनों में गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और फिर घरेलू बजट पर बढ़ते दबाव के कारण कई परिवार एलपीजी का कम उपयोग कर रहे हैं या फिर वैकल्पिक ईंधनों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने एलपीजी से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है। अब गैस कनेक्शन बुकिंग और फिर ई-केवाईसी और सब्सिडी व्यवस्था को लेकर के निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त कर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य पात्र उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाना और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती महंगाई का असर मध्यम वर्ग के खर्च पर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एलपीजी की खपत में आई गिरावट को घरेलू बजट पर बढ़ते दबाव का एक संकेत माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता जारी रहेगी। बिहार सरकार का फैसला, 16 जिलों के किसानों को बड़ी खुशखबरी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार के 16 जिलों के किसानों को राहत देने के लिए विशेष कृषि योजनाओं और फिर सिंचाई सुविधाओं को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों की खेती की लागत कम करना और उत्पादन बढ़ाने में मदद करना है। सरकार के अनुसार चयनित जिलों में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई परियोजनाओं और फिर विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। इससे फसल उत्पादन बढ़ने के साथ किसानों की आय में भी सुधार होने की उम्मीद है। कृषि विभाग का कहना है कि किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित विभागों और फिर कृषि कार्यालयों से संपर्क करना चाहिए। सरकार का दावा है कि ये कदम खेती को अधिक लाभकारी बनाने और फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। बिहार में 10वीं पास करने वाले छात्रों को मिलेगा 20 से 75 हजार तक का स्कॉलरशिप। आवेदन फ्री, कब और कैसे करें अप्लाई, हम आपको भी बता रहे हैं। दरअसल बात है कि बिहार के 10वीं पास छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत मेधावी और फिर जरूरतमंद विद्यार्थियों को 20,000 रुपए से लेकर के 75,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री रखी गई है। जी, इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए छात्रों को 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, जहां पर उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता और फिर अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि से पहले संबंधित पोर्टल पर जाकर के फॉर्म भर दें। पात्र छात्रों के चयन के बाद छात्रवृत्ति की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे आगे की पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी और फिर छात्रों को शिक्षा जारी रखने की भी सुविधा मिलेगी। धर्म बदल करके बिंदु ने किया आलम से निकाह, 5 बच्चे भी हुए, फिर रॉन्ग नंबर पर हुआ महावीर से प्यार, अब हिंदू बनकर के 19 साल के लड़के से की दूसरी शादी। यह दरअसल बात है कि बिहार के जमुई जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिंदु नाम की महिला ने करीब 10 साल पहले मनन आलम से प्रेम विवाह करने के लिए हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम अपनाया था और अपना नाम सीमा परवीन रख लिया था। इस विवाह से उसके 5 बच्चे भी हुए। बताया जा रहा है कि बाद में एक रॉन्ग नंबर के जरिए उसकी बातचीत जमुई के 19 वर्षीय महावीर ठाकुर से शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। इसके बाद महिला अपने पहले परिवार से अलग होकर के महावीर के साथ कोलकाता चली गई और हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। इस घटना के बाद मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि दोनों ने साथ रहने की इच्छा जताई है और बाद में उन्हें वापस भेज दिया गया। मामले को लेकर के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती है। साइबर फ्रॉड के रुपये को ठिकाने लगाने वाले गैंग का भंडाफोड़, बिहार से मिला कनेक्शन। दरअसल बात है कि साइबर ठगी के पैसे को ठिकाने लगाने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी साइबर फ्रॉड से प्राप्त रकम को अलग अलग बैंक खाते और फिर डिजिटल माध्यमों से इधर उधर भेज करके छिपाने का काम करते थे। इस मामले का तार बिहार से भी जुड़े पाए गए।
वहीं पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, बैंक खाते से जुड़ी दस्तावेज और फिर अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। जहां शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरोह साइबर ठगों की रकम को निकालने और आगे पहुंचाने का काम करता था। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों से भी की तलाश की जा रही है। बिहार एमएलसी चुनाव, कार, बाइक, गहने और जमीन, कितने अमीर है जेडीयू कैंडिडेट निशांत कुमार। दरअसल बात यह है कि बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव में जेडीयू उम्मीदवारों की संपत्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए हल्फनामों में उम्मीदवारों ने अपनी चल और फिर अचल संपत्तियों का ब्यौरा दिया है, जिसमें कार, बाइक, बैंक जमा, गहने और फिर जमीन शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई उम्मीदवार करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास कृषि भूमि, आवासीय जमीन, मकान, वाहन और फिर बैंक खातों में बड़ी रकम जमा है। कुछ उम्मीदवारों ने सोना, चांदी और फिर अन्य निवेश की जानकारी भी दी है। चुनावी हल्फनामों का उद्देश्य उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत, जनता के सामने पारदर्शी बनाना है। इन खुलासों के बाद उम्मीदवारों की संपत्ति और फिर आय के स्रोत को लेकर के राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई है। बिहार में एक हफ्ते में जमीन के पेंडिंग मामले करने होंगे पूरे, सीईओ और राजस्व अधिकारियों की तय की गई जिम्मेदारी। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े लंबित मामलों को जल्दी निपटाने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब दाखिल खारिज, नामांतरण और अन्य राजस्व मामले को अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए अंचल अधिकारी यानी कि सीईओ और फिर राजस्व कर्मचारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय कर दी गई है। सरकार का कहना है कि लंबे समय से जमीन के मामले में देरी होने से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। इस नई व्यवस्था से लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और काम समय पर पूरा होगा। साथ ही अधिकारियों को नियमित रूप से मामलों की समीक्षा करने और फिर तय समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया गया है। अगर किसी मामले में बिना वजह देरी होती है तो फिर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से जमीन विवाद कम होंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का भरोसा प्रशासन पर मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण, नीतीश कुमार का बड़ा बयान। दरअसल बात यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक सफर और फिर सफलता भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि सामान्य पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, बुनियादी ढांचे और फिर जन कल्याण के कई क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के विश्वास की जीत बताया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और फिर केंद्र में लंबे कार्यकाल को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एनडीए नेताओं ने इसे लोकतंत्र की सफलता बताया है, जबकि विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठा रहे हैं। न्यू मिडिल क्लास को निराश नहीं होने देंगे, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने पर बोले पीएम मोदी। जी हां, सियासत में रिकॉर्ड बनते भी हैं, टूटते भी हैं, वादों के सफर में लोग जुड़ते भी हैं, लेकिन जनता की नज़र हमेशा यही पूछती है कि बातों से आगे बढ़कर के नतीजे कब दिखते हैं। दरअसल बात है कि पीएम मोदी ने एक नया राजनीतिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। इस मौके पर नई दिल्ली में के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के न्यू मिडिल क्लास को निराश नहीं होने दिया जाएगा। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 का गरीब आज न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बन रहा है और सरकार इस वर्ग के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा कर दिया है कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास की नई रफ्तार देखी है और सरकार का लक्ष्य हर वर्ग तक विकास पहुंचाना है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और कहा है कि देश अब पुरानी राजनीतिक सोच से आगे बढ़ चुका है। साथ ही उन्होंने जनता के विश्वास के लिए आभार जताते हुए कहा कि जनता ही उनके लिए ईश्वर का स्वरूप है। बिहार में अंधविश्वास की हद, महिला को डायन बताकर के बनाया बंदी, ग्रिल से बांधकर किया जुल्म। जब ज्ञान की रोशनी कम पड़ जाती है तब अंधविश्वास की दीवार खड़ी हो जाती है। इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है और इंसानियत कहीं पीछे छूट जाती है। दरअसल बात यह है कि बिहार से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। अंधविश्वास के नाम पर एक महिला को डायन बता करके बंधक बना लिया गया। इतना ही नहीं, महिला को लोहे की ग्रिल से बांध करके उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है।
जानकारी के अनुसार गांव के कुछ लोगों ने महिला पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। इसके बाद भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए महिला के साथ अमानवीय व्यवहार किया। वायरल वीडियो में महिला को ग्रिल से बांधा देखा जा सकता है, जबकि कुछ लोग उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मोदी शाह से मुलाकात बनाएगी बिगड़ी बात, बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी कैसे बचाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। दरअसल बात है कि सियासत के खेल में हर चाल जरूरी होती है, कभी दोस्ती तो कभी सवाल जरूरी होती है। कुर्सियां सिर्फ वोटों से नहीं बचती जनाब, कई बार बड़े नेताओं की ढाल जरूरी होती है। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा चर्चा में है। खबर है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश की राजनीतिक भूमिका और संगठन में उनकी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात को लेकर के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए के भीतर लगातार समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के ताकत और फिर राजनीतिक महत्व बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा यह भी है कि बेटे दीपक प्रकाश की राजनीतिक जिम्मेदारियों को लेकर के पार्टी के भीतर और बाहर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मोदी और फिर शाह से मुलाकात को भविष्य की रणनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। पीएम मोदी के झालमुड़ी ग्रुप में करीब दिखे चिराग पासवान, कोने में खड़े नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। जी हां, सियासत में तस्वीरें भी कहानी कह जाती है, खामोशी में छिपा बातें जुबानी कह जाती है। कौन करीब है और कौन किनारे खड़ा है, कई बार एक फोटो ही निराशा कह जाती है, कई बार एक फोटो ही निशानी कह जाती है। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक तस्वीर को लेकर के नई चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए नेताओं की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीब नजर आ रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा तस्वीर के एक कोने में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीर एनडीए की बैठक के दौरान की बताई जा रही है। तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसे एनडीए के भीतर नेताओं की बढ़ती या फिर घटती राजनीतिक अहमियत से जोड़ करके देख रहे हैं। हालांकि तस्वीर में कौन कहां खड़ा है, इसे किसी राजनीतिक फैसले का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की तस्वीरें अक्सर चर्चा का विषय बन गई है। अब मिनटों में बनेगा, लाइन लगाने की झंझट खत्म। बिहार में 2000 ग्राम पंचायतों में 21 जून से बनेगा आधार। दरअसल बात है कि सफर छोटा हो तो फिर राहत मिल जाती है, सुविधा घर के पास हो तो खुशी बढ़ जाती है। अब पहचान के लिए भटकना कम होगा, क्योंकि गांव में ही आधार बनेगा, यही बड़ी बात है। दरअसल बात यह है कि बिहार के लोगों के लिए आधार कार्ड बनवाना अब पहले से काफी आसान होने वाला है। खबर के मुताबिक 21 जून से राज्य की करीब 2000 ग्राम पंचायतों में आधार बनाने और फिर अपडेट करने की सुविधा शुरू की जाएगी। इससे लोगों को लंबी लाइन और फिर दूर दराज के केंद्रों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। सरकार की इस पहल का मकसद ग्रामीण इलाकों में आधार सेवाओं को और आसान बनाना है। अब गांव के लोगों को आधार कार्ड बनवाने, मोबाइल नंबर अपडेट कराने, पता बदलवाने या फिर अन्य जरूरी सुधार के लिए शहरों और फिर प्रखंड मुख्यालयों तक नहीं जाना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार पंचायत स्तर पर विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों को अपने ही क्षेत्र में आधार से जुड़ी सुविधाएं मिल सके। या इससे बुजुर्गों, महिलाओं और फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है। आधार आज बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, राशन, पेंशन और फिर कई अन्य सेवाओं के लिए जरूरी दस्तावेज बन चुका है। ऐसे में पंचायत स्तर पर यह सुविधा शुरू होने से लाखों लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। बिहार में अब शहरों से शुरू होगा विशेष भूमि सर्वेक्षण, सम्राट सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। दरअसल बात यह है कि जमीन के कागजों में जो उलझने छुपी है, उन्हें सुलझाने की अब कोशिशें शुरू हुई है। विवाद कम हो और हक सबको मिले, सरकार की यही नई नीति दिखी है। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर के सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अब शहरों में भी विशेष भूमि सर्वेक्षण कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे इस अभियान को शहरी इलाकों को तक विस्तार किया जाएगा। खबर के मुताबिक इस सर्वेक्षण का उद्देश्य जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करना, स्वामित्व को स्पष्ट करना और भूमि विवादों को कम करना है।
सरकार का मानना है कि पुराने रिकॉर्ड और फिर बदलती परिस्थितियों के कारण कई जगहों पर जमीन को लेकर के विवाद पैदा होते हैं, जिन्हें इस सर्वेक्षण के जरिए दूर किया जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार की इस पहल के बाद शहरों में जमीन मालिकों को अपने दस्तावेज और फिर जरूरी कागजात तैयार रखने की सलाह दी जा रही है। सर्वेक्षण के दौरान जमीन की वास्तविकता स्थिति और फिर रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस अभियान से भविष्य में जमीन संबंधित विवाद कम होंगे और लोगों को अपने अधिकारों को लेकर के अधिक स्पष्टता मिलेगी। अब लोगों की नज़र इस बात पर है कि शहरों में शुरू होने वाला ये विशेष भूमि सर्वेक्षण कितनी तेजी और फिर पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाता है। बिहार में सुस्त बैंकों पर सरकार की सख्त, वित्त मंत्री ने दी चेतावनी, प्रदर्शन नहीं सुधरा तो फिर 6 महीने में रुक जाएगा सरकारी डिपॉजिट। दरअसल बात है कि कुर्सी हो या फिर जिम्मेदारी, हिसाब देना पड़ता है। काम में ढिलाई हो तो फिर जवाब देना पड़ता है। सरकार ने भी साफ संदेश सुना दिया है, नतीजे नहीं दिखे तो मौका छोड़ना पड़ता है। दरअसल बात है कि बिहार में खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। राज्य के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बैंकों ने अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं किया तो फिर अगले 6 महीने के भीतर सरकारी जमा राशि यानी कि सरकारी डिपॉजिट रोक दिया जाएगा। खबर के मुताबिक सरकार खासतौर पर उन बैंकों से नाराज है जो किसानों, छोटे कारोबारियों और फिर आम लोगों को पर्याप्त ऋण नहीं दे रहे हैं। समीक्षा बैठक में बैंकिंग सेवाओं और फिर कर्ज वितरण की स्थिति पर चर्चा की गई है, जहां पर कई बैंकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार चाहती है कि बैंक विकास योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाएं और लोगों को आसानी से लोन उपलब्ध कराएं, लेकिन अगर बैंक सिर्फ जमा राशि लेने तक सीमित रहेंगे और कर्ज देने में रुचि नहीं दिखाएंगे तो सरकार भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर होगी। यह सरकार की इस चेतावनी के बाद बैंकिंग क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि आने वाले 6 महीने में बैंक अपने प्रदर्शन में कितना सुधार करते हैं और सरकार आगे क्या फैसला लेती है। बिहार में भूमि विवाद सुलझाने के लिए इस दिन से शुरू होगा महाअभियान। सभी अंचलों में लगेंगे विशेष शिविर, रविवार को भी खुले रहेंगे दफ्तर। यह दरअसल बात है कि बरसों से जो फाइलों में अटके पड़े हैं सवाल, अब उन्हें सुलझाने की हो रही है नई पहल कमाल। उम्मीद है कि लोगों को मिलेगा उनका अधिकार और कम होंगे जमीन के झगड़े बार बार। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन विवाद से परेशान लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने भूमि विवादों के निपटारे के लिए एक विशेष महाअभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत राज्य के सभी यानी कि बिहार के सभी अंचलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां पर लोगों की शिकायतों की सुनवाई कर सके, उनका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। खबर के मुताबिक इस अभियान के दौरान राजस्व और फिर भूमि सुधार विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि लोगों की सुविधा को देखते हुए रविवार के दिन भी संबंधित दफ्तर खुले रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जा सके। सरकार का मानना है कि बिहार में बड़ी संख्या में भूमि विवाद लंबित है, जिनकी वजह से आम लोगों को वर्षों तक परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी को देखते हुए विशेष शिविरों के माध्यम से लोगों का तेजी से समाधान करने की योजना बनाई गई है। रिवॉल्वर, महंगी घड़ियां और करोड़ों की जमीन, जानिए आरजेडी एमएलसी कैंडिडेट सुनील सिंह की संपत्ति का पूरा लेखा जोखा। दरअसल बातें हैं कि चुनाव का मौसम हो तो फिर खाते खुल जाते हैं, दौलत के कई किस्से सामने आ जाते हैं। जनता भी जानना चाहती है हर उम्मीदवार को कितनी है संपत्ति और कैसे सपने सजाते हैं। दरअसल बात है कि बिहार विधान परिषद चुनाव यानी कि एमएलसी चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच आरजेडी के एमएलसी उम्मीदवार सुनील सिंह की संपत्ति का ब्यौरा चर्चा में आ गया है। खबर के मुताबिक सुनील सिंह ने अपने चुनावी हल्फनामे में करोड़ों रुपए की चल और फिर अचल संपत्ति की जानकारी दी है। हल्फनामे के अनुसार उनके पास करोड़ों रुपए की जमीन और फिर संपत्ति है। इसके अलावा महंगी घड़ियां, लाइसेंसी रिवॉल्वर और कई अन्य मूल्यवान सामान भी उनके नाम दर्ज है। चुनाव आयोग को दिए गए दस्तावेजों में उनकी संपत्ति और निवेश से जुड़े हुए विस्तार से जानकारी सामने आई है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे, मेक इन इंडिया से यूपीआई तक भारत की बड़ी छलांग, नीतीश बोले देश की प्रतिष्ठा बड़ी। दरअसल बात है कि वक्त के साथ कई बदलाव नजर आते हैं, कुछ फैसले इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। विकास के दावे और उपलब्धियों के बीच जनता ही तय करती है कौन से वादे निभाए जाते हैं। दरअसल बात है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भाजपा और एनडीए नेताओं ने इसे विकास और बदलाव का दौर बताया है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछले वर्षों में देश की प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पर बढ़ी है और कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार की उपलब्धियों में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और यूपीआई जैसी
योजनाओं का विशेष जिक्र किया गया है। सरकार का दावा है कि डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत ने दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश किया है और यूपीआई ने लेन देन को आसान बना दिया है। साथ ही बुनियादी ढांचे, जन कल्याण योजनाओं और फिर तकनीकी क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए हैं। इधर एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 12 वर्षों के सफर का जिक्र करते हुए कहा है कि जनता के भरोसे ने सरकार को लगातार काम करने की ताकत दी है। उन्होंने इसे एनडीए के सभी सहयोगी दलों और फिर कार्यकर्ताओं की सामूहिक उपलब्धियां बताया है। हालांकि विपक्षी सरकार के दावे पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था, डिजिटल भुगतान और फिर वैश्विक पहचान में बड़ी मजबूती आई है। अब आने वाले समय में भी विकास की नई रफ्तार को बनाए रखने की चुनौती सरकार के सामने है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज से ताल्लुक रखने वाले बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि खान सर क्यों कहते हैं, खान जी बोलिए, क्या वे आपके सर हैं? क्या आप उनके पास पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो उन्हें खान सर क्यों कहते हैं? खान जी बोलिए। जी हाँ, अब सवाल यह है कि अगर इसी तर्क को हर जगह लागू किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो फिर कई नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जैसे कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगाया जाता है? क्या बिहार के सभी लोग उनके मरीज हैं? क्या जिन्होंने कभी उनसे इलाज नहीं कराया है उन्हें सिर्फ दिलीप कुमार जायसवाल कहना चाहिए? हालांकि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, बल्कि पीएचडी किए हैं, इसलिए उनको डॉक्टर कहा जाता है। लेकिन फिर भी उनको अगर सिर्फ दिलीप जायसवाल कहें तो फिर कहाँ तक सही है? अगर आपके तर्क के अनुसार केवल वही व्यक्ति सर कह सकता है जो उनके पास पढ़ा हो, तो फिर डॉक्टर भी वही कहें जो उनके पास इलाज करा चुके हों या फिर जो उनके पास पढ़ चुके हों। इसी तरह हम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति महोदया या फिर राष्ट्रपति महोदय क्यों कहते हैं? क्या हम सब उनके अधीन काम करते हैं? वहीं पर हम किसी जज को माननीय न्यायाधीश क्यों कहते हैं? क्या हम सब के मुकदमे उन्होंने ही सुने हैं? क्या हम किसी प्रोफेसर को प्रोफेसर साहब क्यों कहते हैं? क्या पूरी दुनिया उनकी क्लास में बैठी है? हम किसी मुंशी को मुंशी क्यों कहते हैं? हम किसी एडवोकेट को एडवोकेट क्यों कहते हैं? क्या हम सबका केस उन्होंने लड़ा है? अगर नहीं लड़ा है तो क्या हम नहीं कह सकते? तो बहुत सारी ऐसी उदाहरण है जो ये विवाद का कारण बन सकता है। असल में समाज में कई संबोधन सम्मान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सर, डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट, गुरुजी, उस्ताद जैसे शब्द केवल रिश्ते नहीं बल्कि सम्मान की पहचान भी बन जाते हैं। यही कारण है कि लोग एपीजे अब्दुल कलाम को भी कलाम साहब कहते थे। दोस्तों, बिहार में कोचिंग क्लास को लेकर के सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब प्रशासन को छात्रों का पूरा विवरण देना होगा। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के लिए निर्धारित शिक्षण समय के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चलेगा। यानी कि जिस समय स्कूल और कॉलेज चलते हैं तो उसी समय कोई भी कोचिंग नहीं चलेगा। जी हाँ, स्कूल और कॉलेज टाइम में कोचिंग चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दूं कि सरकार बिहार में कोचिंग बिल लाने की तैयारी कर रही है। पहले कोचिंग बिल के ड्राफ्ट में कोचिंग के संचालन का समय तय नहीं था। सीएम के निर्देश के बाद ये नियम कोचिंग बिल में जोड़ा जा सकता है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को क्या करना है, फॉलो करना है, फॉलो कर लीजिए। दरअसल सीएम सम्राट चौधरी ने राजधानी पटना में कोचिंग क्लास के छात्रों के बवाल के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। हाल ही में खान कोचिंग सेंटर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच विवाद को लेकर के छात्रों ने राजधानी पटना में खूब बवाल मचाया। वहीं पर अब ये मामला कोर्ट में चल रहा है, जबकि पुलिस गहन जांच कर रही है। लेकिन इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोचिंग क्लास को लेकर के बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि अब स्कूल और फिर कॉलेज के टाइमिंग के दौरान कोचिंग क्लास नहीं चलाए जाएंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि स्कूल कॉलेजों की टाइमिंग के दौरान कोचिंग क्लास नहीं चलाए जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि स्कूल और फिर कॉलेजों की पढ़ाई पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए इस दौरान क्लास चलाई जा सकती है। अब शिक्षा विभाग जल्द ही नई नियमावली बनाएगा। दोस्तों, किशनगंज जिले के लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत किशनगंज जिले के 1,31,019 लाभार्थियों के बैंक खातों में एक साथ 14,84,28,000 रुपये भेज दिए हैं। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से सीधे
लाभुकों के बैंक खाते में पहुंच गई है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य समाज के कमजोर और फिर जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके। यह जिले के हजारों बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और फिर दिव्यांगजन लंबे समय से इस राशि का इंतजार कर रहे थे, जो अब उनके खाते में पहुंच चुकी है। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार फिलहाल 6 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान जून 2026 माह की पेंशन राशि जारी कर दी गई है। पूरे बिहार की बात करें तो राज्य के 94,29,698 लाभार्थियों के खाते में 1,100 रुपये यानी कि 1100 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से कुल 1,96,44,46,00,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। खास करके सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लोगों को अगले 24 से 48 घंटे तक बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज और कल बिहार के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी, गरज चमक और फिर वज्रपात की संभावना जताई है। इसी को देखते हुए कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहाँ सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिलों को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। किशनगंज में पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार करवट ले रहा है। कहीं पर झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं तेज मेघ गर्जन सुनाई दे रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। किसानों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खेतों में काम करने से बचें और कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। खास करके अभी मक्का का सीजन है, मक्का को तो जरूर बचाना चाहिए। वहीं पर विभाग ने कहा कि आकाशीय बिजली के दौरान पेड़ के नीचे खड़े ना हो, खुले मैदान में ना रहें और फिर मोबाइल या फिर धातु की वस्तुओं का इस्तेमाल कम करें। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश, तेज हवा और फिर वज्रपात की गतिविधियां जारी रह सकती है। सीमांचल के जिलों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। आपको बता दूं कि हर साल वज्रपात की वजह से बिहार के कई लोगों की जान चली जाती है। इसलिए प्रशासन और फिर मौसम विभाग लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, किशनगंज के ठाकुरगंज सिलीगुड़ी रेल लाइन अब डबल हो जाएगी। अभी तक ठाकुरगंज से सिलीगुड़ी तक सिंगल रेल लाइन से ही ट्रेन आना जाना करता है, लेकिन अब ये लाइन डबल होने वाली है। जहाँ अब करोड़ों प्रयोग होने 916 करोड़ रुपए की लागत से इस रेल लाइन को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। यह सीमांचल और खासकर के किशनगंज के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से जिस रेल परियोजना का इंतजार किया जा रहा था, उसे अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। ठाकुरगंज से सिलीगुड़ी तक रेल लाइन के दोहरीकरण यानी कि डबल लाइन बिछाने की योजना को हरी झंडी दे दी गई है। इस परियोजना पर कुल 916 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। रेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब 56 किलोमीटर लंबे इस महत्वपूर्ण रेल खंड पर दूसरी रेल लाइन बिछाने का रास्ता साफ हो गया है। जहाँ रेलवे बोर्ड की ओर से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही जमीन से जुड़े और फिर तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अभी इस रूट पर एक ही रेल लाइन होने के कारण ट्रेनों की आवाजाही में अक्सर परेशानी होती है, या कई बार एक ट्रेन को गुजरने के लिए दूसरी ट्रेन को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसी वजह से ट्रेनें लेट होती है और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन डबल लाइन बनने के बाद ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, समय की बचत होगी और परिचालन पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों, किशनगंज के 10 गांव के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। महेश बतना गांव, डुबानोची गांव, करवामनी गांव, हवाकोल खुर्द, धानी खुलसरा, हंडी भाषा, धनुषना, भवानीगंज, नगड़ी और सहनगरा गांव जैसे गांव अब विकास के नई राह पर आगे बढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री अजय योजना के तहत इन गांवों का चयन किया गया है और प्रशासन इन गांवों में विकास कार्यों को तेज करने की तैयारी में जुट गया है। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने अधिकारियों के साथ बैठक करके जन कल्याण शिविरों और फिर विकास योजनाओं की तैयारियों की समीक्षा की है। ऐसे में इन गाँव के लोगों को उम्मीद है कि अब उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ और बेहतर सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। जी हाँ, हम आपको इस खबर के बारे में पूरी विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले में प्रधानमंत्री अजय योजना के तहत 10 गांव का चयन किया गया है। इसमें किशनगंज प्रखंड का महेश बतना, पोठिया प्रखंड का डुबानोची, देगलबैंक प्रखंड का करवामनी, टेरागाज प्रखंड की हवाकोल खुर्द और धानी खुलसरा, जबकि कोचाधामन प्रखंड की हंडी भाषा, धनुषना, भवानीगंज, नगड़ी और सहनगरा गाँव शामिल है। इन गाँव के समग्र विकास के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी
शुरू कर दी है। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जन कल्याण शिविरों का आयोजन बेहतर तरीके से किया जाए ताकि गाँव के लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री अजय योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गाँव का विकास करना है। इसके तहत सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जाता है। साथ ही रोजगार और फिर स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचाया जाता है। जब बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि चयनित गाँव में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, जन कल्याण शिविरों में लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जाए और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाए। किशनगंज जिले के ग्रामीण इलाकों में अभी भी कई बुनियादी चुनौतियां मौजूद हैं। ऐसे में इन 10 गांव का चयन स्थानीय लोगों के लिए राहत और फिर उम्मीद की खबर माना जा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि योजना के माध्यम से गांव में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में सुधार देखने को मिलेगा। फिलहाल जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। अब लोगों की नज़र इस बात पर है कि योजना का लाभ कितनी तेजी से जमीनी स्तर पर पहुँचता है और इन गाँव की तस्वीर कितनी बदलती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।